स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस के स्टेट एटलस के इस नए एपिसोड में। मैं हूं सलमान और आज हम जिस राज्य के स्टेट एटलस के बारे में चर्चा करेंगे वो राज्य है राजस्थान। यानी राजस्थान में बीते हफ्ते कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो कि मानचित्रों से जोड़ करके आगामी परीक्षा में आप सभी से पूछी जा सकती है सवाल के रूप में। आज हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे। ये सवाल आप सभी के प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करेंगे बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां दी हुई थी, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां दी हुई थी। तो नदियों में अगर हम बात करें तो लूनी, बनास, चंबल और गंभीरी नदी दिया हुआ था। वहीं उनके समक्ष जो उनकी सहायक नदियां थी उनमें दिया था जवाई, बेड़च, कोठारी या सेचा। तो लूनी नदी की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदी जवाई है, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं अगर बनास की बात करें तो बेड़च इसके समक्ष दिया हुआ है, तो यह भी बिल्कुल सही है। वहीं चंबल की अगर हम बात करें तो इसके समक्ष कोठारी दिया हुआ है। तो कोठारी जो है चंबल की सहायक नदी ना होकर के बल्कि बनास की ही सहायक नदी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है, वह सी वाला विकल्प हो जाएगा। वहीं डी की अगर बात करें तो यह बिल्कुल सही सुमेलित, यानी कि सेसा जो है इसकी सहायक नदी है। अगर हम बात करें कोठारी नदी की तो यह राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा के पास बनास नदी से मिल जाती है। इसको मानचित्र पर अगर देखें तो ज्यादा स्पष्ट होगा। यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि यह कोठारी नदी है और ये यहां पर स्थान दिखाई दे रहा है, यहीं पर दिवेर की पहाड़ियां स्थित हैं, जहां से इसका उद्गम होता है। और यह जिला कौन सा है? यह राजसमंद जिला है। तो इसका उद्गम राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ियों से माना जाता है और फिर ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, फिर आगे आते हुए यह बनास नदी से मिल जाती है। तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि इसकी जो सहायक नदी होगी बनास की, वह कोठारी नदी होगी। तो इस तरह से प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। लिहाजा जिन विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सी दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हमारे एपिसोड को पहली बार देखा है तो हमारे बीते एपिसोड को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी परीक्षा की तिथि है वो धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, तो आपको तैयारी और भी तेज कर देनी है। तो जब आप हमारे पुराने एपिसोड को देखेंगे और दृष्टि संस्थान के अन्य प्रोग्राम से भी जुड़ेंगे तो आपकी समस्त तैयारी एक बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहली खबर कौन सी है और उसके तर्ज पर क्या सवाल आप सभी के लिए बनाया गया है। सवाई माधोपुर स्थित इंदिरा मैदान पर रणथंभौर उद्योग व हस्तशिल्प मेला आयोजन। सवाई माधोपुर में इंदिरा मैदान पर रणथंभौर उद्योग व हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले के अंतर्गत राज्य में जो परंपरागत उद्योग है और जो हस्तशिल्प है, यानी कि वहां पर पत्थरों से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसके साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद का भी इसमें प्रचार किया गया है, जिससे कि जो भी यहाँ की लोकल या स्थानीय वस्तुएं हैं या स्थानीय जो हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा मिल सके। वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर सके, जिससे कि राज्य में निवेश को और ज्यादा और बेहतर तरीके से आकर्षित किया जा सके। तो सवाल बनाया गया है, राज्य के उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। यहां पर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा जिला शामिल नहीं है। विकल्प है दौसा, भीलवाड़ा, राजसमंद या सवाई माधोपुर। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश के अंतर्गत जो वार्षिक वर्षा होती है वो तकरीबन 40 से 60 सेंटीमीटर की होती है और यहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती है वो पतझड़ वनस्पतियां पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करके इनकी सघनता की तो ये कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से विरल होती है, यानी कि इन वनस्पतियों में सघनता नहीं पाई जाती है राजस्थान राज्य में। तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा जिला इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इस मानचित्र पर हम देख सकते हैं कि जो राज्य के विभिन्न जलवायु प्रदेश हैं उनको दर्शाया गया है, जिसमें कि शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश को दर्शाया गया है। हम बात कर रहे हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की। यहां पर जो वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है वह 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वह पतझड़ व विरल पाई जाती है, यानी कि इसकी सघनता ज्यादा नहीं होती है।
यह वनस्पतियां जो संबंधित यहाँ पर क्षेत्र है जहां पर यह पाई जाती हैं, विरल ही पाई जाती है, यानी छिटपुट पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारा विकल्प है, अगर बात करें, इसमें दौसा दिया हुआ है, भीलवाड़ा, राजसमंद और सवाई माधोपुर। तो दौसा की अगर हम बात करें तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि दौसा का जो कुछ क्षेत्र है इसके अंतर्गत शामिल है। वहीं अगर हम देखें तो अलवर जो जिला है इसके अंतर्गत तकरीबन पूरा पूरा शामिल है। वहीं जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा को भी अगर हम देखें तो भीलवाड़ा का भी कुछ पोर्शन इसके अंतर्गत शामिल है। वहीं पाली जिला है उसका भी एक पोर्शन शामिल है, सिरोही भी शामिल है इसके अंतर्गत, राजसमंद का जो है थोड़ा सा पोर्शन इसके अंतर्गत शामिल है। वहीं अगर हम बात करें सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर जो है बिल्कुल इससे अलग है, बिल्कुल इससे इतर है। यह बल्कि आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल जिला है। तो लिहाजा जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, यानी कि सवाई माधोपुर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। खबर है जैसलमेर के सनावड़ा की ग्रेनाइट खदान क्षेत्र में सिलिकोसिस जागरूकता शिविर का आयोजन। अब सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस दरअसल फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है और यह बीमारी उन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों या वहां पर कार्य करने वाले मजदूरों को ज्यादा होती है जहां पर पत्थरों से संबंधित खदानें स्थित है या जहां पर हस्तशिल्प यानी कि पत्थर तोड़ करके मूर्ति बनाई जाती है या कोई अन्य चीज का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से जो पत्थर टूटता है तो वहां पर धूल उत्पन्न होती है और धूल जो है मनुष्य के श्वास के द्वारा उसके फेफड़ों तक प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से फेफड़े कमजोर होने लगती है और संबंधित व्यक्ति का जो सांस है वो फूलने लगती है, उसके फेफड़े सही तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इसी बीमारी को सिलिकोसिस कहते हैं और इसी के अंतर्गत जैसलमेर के सनावड़ा की जो ग्रेनाइट की खदानें हैं वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, जिससे कि जो वहां पर कार्य करने वाले मजदूर हैं या जो भी अन्य लोग रह रहे हैं उनके अंतर्गत इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर झीलों का सही व्यवस्थित क्रम है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ रहा है। झीलें कौन कौन सी है? गढ़ीसर, कायलाना, आना सागर, मोती झील। तो यह वो 4 झीलें हैं, इनको अलग अलग रूप में व्यवस्थित करके 4 विकल्पों के रूप में आप सभी को सामने दिया गया है और बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही व्यवस्थित क्रम क्या है। तो अगर इनको मानचित्र पर हम देखें तो पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व ये हो जाएगा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले हमें पश्चिम की ओर देखना है। तो सबसे पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो गढ़ीसर झील यहां पर आप देख सकते हैं, वहीं उसके बाद कायलाना भी आप देख सकते हैं, फिर आना सागर देख सकते हैं और फिर मोती झील। तो यही इनका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। गढ़ीसर कहां पर है? जैसलमेर। कायलाना कहां है? जोधपुर। आना सागर कहां है? अजमेर। और मोती झील कहां है? भरतपुर। तो ये इससे संबंधित जिले भी रहे जहां पर ये चारों झीलें मौजूद हैं या स्थित हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सबसे पश्चिम की ओर गढ़ीसर। तो गढ़ीसर से हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही विकल्प है, लिहाजा हमारा जो पहला विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा। गढ़ीसर, इसके बाद कायलाना, इसके बाद आना सागर और फिर मोती झील। और ये झीलें कहां कहां स्थित हैं? गढ़ीसर जैसलमेर में है, कायलाना जोधपुर में है, आना सागर जो है अजमेर में है, मोती झील की अगर हम बात करें तो ये भरतपुर में स्थित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर है उदयपुर के दिग्विजय सिंह का स्टार्टअप बना ब्रांड, हर साल 1.20 करोड़ का कारोबार। दरअसल उदयपुर के दिग्विजय सिंह ने एक स्टार्टअप शुरू किया था चॉकलेट का कोरोना काल के दौरान, और इनकी जो चॉकलेट है वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि इनका जो स्टार्टअप है वो एक तरह से ब्रांड के रूप में निर्मित हो गया है। और न केवल राज्य में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी द्वारा जो उत्पादित चॉकलेट है वो काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, जिसकी वजह से अब इन्हें कई जो एयरपोर्ट हैं भारत में वहां पर भी टाई अप करने की बात इनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि जो इनकी डिमांड है काफी बढ़ती जा रही है। और इसके अंतर्गत जो भी ये बीजों का उपयोग करते हैं वो दक्षिण भारतीय राज्यों से ले आते हैं, जिसकी वजह से जो चॉकलेट का स्वाद है वो काफी बेहतरीन है और बिल्कुल नेचुरल यानी कि प्राकृतिक है, जिसकी वजह से इनका स्टार्टअप एक ब्रांड बनकर के सामने आया है। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। NH8 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 8 राज्य में अलवर जिले से प्रवेश करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग का
अब NH48 और 58 का भाग है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 था अब राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और 58 का भाग है। और पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 की अगर बात करें तो यह दिल्ली से शुरू होता है, यानी दिल्ली से शुरू होता है और मुंबई तक जाता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दिल्ली से मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है विस्तृत है और यह राजस्थान राज्य में अलवर जिले से ही प्रवेश करता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है और इसे अब 48 और 58 में विभक्त कर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें नए नामों से तो इसे 48 और 58 के नाम से जाना जाता है, जिसे कि पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर दोनों कथन सही हो जाते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी हो जाएगा, लेकिन इसकी पुष्टि मानचित्र से भी कर लेते हैं। आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली है और ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है और ये कुछ इस तरह से यहां से पर प्रवेश कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं सरिस्का दिखाई दे रहा है। सरिस्का कहां पर है? अलवर में है और अलवर राजस्थान का एक जिला है। तो पहले कथन के अनुसार यह राज्य में अलवर जिले से प्रवेश करता है, इसकी पुष्टि इस मानचित्र से हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये आगे बढ़ते हुए जयपुर, फिर ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये आता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जिला है ये उदयपुर है और फिर ये कुछ आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद चला जाता है और फिर अहमदाबाद से बढ़ते हुए ये मुंबई तक चला जाता है। तो यहाँ से यह बात की पुष्टि हो गई कि दिल्ली से ये आगे मुंबई तक तो जाता है और अलवर से प्रवेश करता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 48-58 का भाग है कि नहीं है, तो इसको भी हम मानचित्र से कंफर्म कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आप सभी देखें, अगर ये रहा 48 जो कि अलवर से प्रवेश कर रहा है दिल्ली से, और फिर कुछ ये जयपुर, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये अजमेर, फिर इसके बाद ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा, फिर ये आगे बढ़ते हुए उदयपुर और फिर ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 था इसी को 48 और 58 में विभक्त कर दिया गया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। चलिए अगली खबर को देखते हैं। जयपुर का एसएमएस अस्पताल बना देश का ऐसा पहला अस्पताल जहां ओपीडी सिस्टम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। राजस्थान राज्य की अगर हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम राजस्थान राज्य की ओर से लिया गया है। और अगर बात करें तो इस महत्वपूर्ण कदम में जो सबसे मुख्य भूमिका है वो जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल की है। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया है कि जो ओपीडी सिस्टम है यानी आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसके तहत बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया गया है इस अस्पताल में। ऐसी जो सुविधा है वो यूरोप के अस्पतालों में है। भारत में अभी तक इस तरह का कोई भी प्रकरण या कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें ओपीडी के तहत किसी भी व्यक्ति में बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया गया हो। तो यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, न केवल राज्य स्तरीय बल्कि पूरे भारत के लिए यह गौरव की बात है कि अब इस तरह की सुविधाएं भारत में भी रोगियों को या पेशेंट को मिल रही हैं। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, जयपुर संभाग की सीमा राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है? विकल्प है 5, 6, 7, 8। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, यहां जयपुर जिले की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे जयपुर डिवीजन जयपुर संभाग की बात हो रही है कि यह राज्य के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है या राज्य के कितने जिलों को इसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो अगर मानचित्र से हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये जयपुर संभाग है। इसके अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। अगर बात करें इस संभाग की सीमाएं किस जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करती हैं या इस संभाग की सीमा राज्य के किन जिलों के साथ स्पर्श होती है, तो उसमें चुरू, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 ऐसे जिले हैं जो कि अपनी सीमा जयपुर संभाग के साथ, या हम कह लें कि जयपुर संभाग की सीमाएं इन 7 जिलों के साथ स्पर्श होती हैं। यहां पर आप सभी को एक होमवर्क करना है कि जयपुर संभाग की कुछ सीमाएं जो हैं किसी एक अन्य राज्य के जिलों के साथ भी साझा हो रही, तो आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है, पहला। दूसरा, उस राज्य के कौन कौन से जिले हैं जो कि जयपुर संभाग के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं।
ये आप सभी का होमवर्क है और इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। तो यहां से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जयपुर संभाग की सीमा राज्य के 7 जिलों के साथ स्पर्श होती है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। खबर है चित्तौड़गढ़ में यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट का आयोजन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में यूथ यानी युवा एंटरप्रेन्योर मीट एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भी युवा है जो कि स्टार्टअप से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो कि अच्छे बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल राज्य का बल्कि देश का जो उत्पादन है या हम कह लें कि जीडीपी है, उसमें भी ये यूथ एंटरप्रेन्योर के रूप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए साथ ही साथ जो देश में या राज्य में ऐसे युवा हैं जो कि एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसमें कार्य करना चाहते हैं, तो उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, पुराजीवी महाकल्प भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। पुराजीवी महाकल्प की बात हो रही है, इसके अंतर्गत जो राज्य में भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। और विकल्प है विंध्य महासमूह, देहली महासमूह, अरावली महासमूह और अलवर शैल समूह। तो अगर हम बात करें राजस्थान राज्य में जब यहाँ पर भूगर्भिक संरचनाएं निर्मित हो रही हैं, तो मोटे मोटे तौर पे अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प मुख्य रूप से रखे जाते हैं। आद्य महाकल्प की अगर बात करें तो इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक है अरावली पूर्व और दूसरा है कैम्ब्रियन पूर्व। अब कैम्ब्रियन पूर्व की अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत अरावली समूह, महासमूह और देहली महासमूह को रखा जाता है। और बात करें पुराजीवी महासमूह की तो इसके अंतर्गत विंध्य महासमूह को रखा जाता है। इसके अंतर्गत भी 2 भागों में हम इसको विभक्त करके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला है विंध्य महासमूह और जो दूसरा है वो पर्मियन कार्बोनिफेरस। तो इस तरह से हम इसको अध्ययन की दृष्टि से विभक्त करते हैं। तो यहां से यह बात क्लियर हो जाती है कि पुराजीवी महाकल्प के दौरान जो भी भूगर्भिक संरचनाएं निर्मित हो रही थी उसमें दिए गए विकल्पों में विंध्य महासमूह बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विंध्य महासमूह हो जाएगा। अगर बात करें राजस्थान राज्य में विंध्य महासमूह से संबंधित चट्टानें या भूगर्भिक संरचनाएं कहां पर पाई जाती हैं, तो अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है, इसमें धौलपुर, करौली इत्यादि शामिल हैं। वहां पर इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। धौलपुर यहां पर है, वहीं करौली की बात करें तो यहां पर है। और इसके अलावा टोंक में भी इससे संबंधित कुछ भूगर्भिक संरचनाएं आपको मिल जाएंगी और चित्तौड़गढ़ में भी मिल जाएंगी। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है निम्बाहेड़ा, यहां पर विंध्य महासमूह से संबंधित भूगर्भिक संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा टोंक, करौली, धौलपुर में भी इस तरह की जो संरचनाएं हैं आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। तो प्रश्न का सही उत्तर ए वाला यानी कि विंध्य महासमूह। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और सूचना यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से ऑनलाइन मोड में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इन कक्षाओं के अंतर्गत क्या सुविधाएं आप सभी को दी जाएंगी, इस कक्षाओं के इस पाठ्यक्रम में जब आपको पढ़ाया जाएगा क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या विशेषताएं होंगी, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी की कोई क्वेरी है इस पाठ्यक्रम से संबंधित या कोई अन्य क्वेरी आप सभी चाहते हैं दृष्टि संस्थान की ओर से, अगर कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन कोर्स में प्रवेश लेकर के दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न से पहले खबर देख लेते हैं। खबर क्या है? एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर 12 में बार एसोसिएशन का प्रदर्शन। अभी हाल ही में जयपुर में एक अधिवक्ता के साथ एक दुर्घटना हो गई है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है और इस दुर्घटना के चलते
पूरे राजस्थान में जो एडवोकेट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू किया जाए। और इसकी दौरान 12 जिले में बार एसोसिएशन के जो भी अधिवक्ता हैं या एडवोकेट्स हैं उन्होंने काफी लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन सौंपा है कि यहां पर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू किया जाना चाहिए। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें। काली सिंध झालावाड़ से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। यह बनास की प्रमुख सहायक नदी है। यहां पर बात कर रहा है काली सिंध नदी की। पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो काली सिंध नदी की अगर हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश के देवास जिले से उद्गमित होती है और देवास जिले से उद्गमित होते हुए यह उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और आगे प्रवाहित होने के बाद यह झालावाड़ जिले से ही राजस्थान में प्रवेश करती है। तो पहला कथन सही हो जाता है। और यह बनास की प्रमुख सहायक नदी है कि नहीं, इसको मानचित्र से पुष्टि कर लेंगे। लेकिन यहां पर बता दें आपको कि यह बनास की प्रमुख सहायक नदी ना होकर के बल्कि चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। यहां पर अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत राजस्थान और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का इलाका भी प्रदर्शित किया गया है। यहां पर अगर हम देखें, जैसा कि हम सभी यहां पर देख सकते हैं, एक नदी कुछ इस तरह से ये प्रवाहित हो रही है और यह नदी कौन सी है, यह चंबल नदी है। उसके बाद हम यहां पर देखें, यह देवास जिला है और यहीं से काली सिंध नदी प्रवेश कर रही है। जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि काली सिंध नदी है जो कि आगे जाकर इससे मिल जा रही है। और यह जो स्थान है, यह जो पूरा इलाका है, यह झालावाड़ है। तो दोनों ही कथन यहां से आप सभी देख सकते हैं कि सही हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करते हैं। आप सभी देखिए तो यह राजस्थान का झालावाड़ जिला है और यहीं से काली सिंध नदी जो है चंबल नदी से आकर के मिल जाती है, इसी से राज्य में प्रवेश करती है और फिर यहां पर आके चंबल नदी से ये कुछ इस तरह से मिल जाती है। यहां पर अगर देखें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये 12 जिला रहा, यानी कि झालावाड़ से प्रवेश करती है और झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ती है 12 जिले में और 12 जिले में ही यह चंबल नदी से मिल जाती है कुछ इस तरह से। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर केवल एक, क्योंकि यह बनास की प्रमुख सहायक नदी ना होकर के बल्कि चंबल की सहायक नदी है, जबकि यह झालावाड़ से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। यह बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी केवल एक। अगली खबर है, गांधीवादी संस्थाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन गांधी स्मृति उद्यान कोटला अजमेर में होगा आयोजित। अजमेर में जो भी गांधीवादी या गांधीवादी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति है, जो ऐसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं और साथ में वो यह भी चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा जो है समाज के हित में है, तो ऐसे लोगों का एक सम्मेलन अजमेर में आयोजित होने वाला है, जहां पर गांधीवादी विचारधाराओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ इस विचार की क्या प्रासंगिकता है और जो भी युवा जन में है उनमें इस विचारधारा को लेकर किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, इस पर विचार विमर्श गहनता के साथ किया जाएगा। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों का सही क्रम है। विकल्प है टॉडगढ़, बैराठ हो, तारागढ़। ये 4 पर्वत हैं, इनको अलग अलग क्रम में रख करके 4 विकल्पों के रूप में इस प्रश्न में दिया गया है और आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही व्यवस्थित क्रम क्या है। तो मानचित्र पर देखते हैं, फिर हमारा क्या सही उत्तर होगा इसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस मानचित्र पर देखें, टॉडगढ़ कहां पर स्थित है, तो टॉडगढ़ जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि ये कहां पर है, अजमेर में है। वहीं यहीं पर अजमेर में ही तारागढ़ भी है। और बैराठ हम देख सकते हैं ये जयपुर में स्थित है और खो पर्वत की बात करें तो ये भी जयपुर में है। तो यहां से जो उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा, तो सबसे पहले बैराठ, उसके बाद खो, उसके बाद तारागढ़
और सबसे अंत में हो जाएगा टॉडगढ़। तो बैराठ से शुरू होगा हमारा उत्तर जो भी होगा। बैराठ से विकल्प एक ही है, डी वाला। बैराठ के बाद खो, खो के बाद तारागढ़ और टॉडगढ़। बैराठ कहाँ पर है? जयपुर में। खो कहाँ है? जयपुर में। तारागढ़ और टॉडगढ़ जो है अजमेर में है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है। असामाजिक तत्वों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने से रोकने हेतु चलाया जा रहा ऑपरेशन गार्जियन। दरअसल राजस्थान राज्य में जो वहां पर डीजीपी है, उन्होंने राजस्थान राज्य में ऐसे युवकों को जो कि कुछ असामाजिक तत्वों को अपना आदर्श मानते हैं और सोशल मीडिया की विभिन्न साइट्स पर, जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इस तरह की साइट्स पर उनको फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करने के दौरान ही उनके द्वारा कुछ असामाजिक जो कार्य किए जा रहे हैं उनको देख करके जो ऐसे युवा हैं वो भी ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे युवाओं को उन्हें फॉलो करने से रोकने के चलते ऑपरेशन गार्जियन चलाया गया है, जिसमें अभी हाल ही में कुछ युवकों को पकड़ा भी गया है और उनकी आईडी को बंद कर दिया गया है, यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसके पीछे मुख्य कारण यही है, मुख्य उद्देश्य यही है इस ऑपरेशन का कि जो भी युवा पीढ़ी है वो ऐसे असामाजिक तत्वों को फॉलो करने से बच सके जो कि समाज में रह करके कुछ हिंसक गतिविधियां करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, साथ ही साथ जो भारत की एकता और अखंडता है उसके लिए ये खतरा है। तो संबंधित सवाल बनाए गए दिए गए कथनों पर विचार करें। जलोढ़ कच्छ या कछारी मृदा में ह्यूमस एवं फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है। यह मृदा मुख्यतः जोधपुर, बाड़मेर, भरतपुर, टोंक आदि जिलों में पाई जाती है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो जलोढ़ या कछारी मृदा की अगर हम बात करें तो ऐसी मृदा होती है जो कि नदियों के द्वारा जो नई मिट्टियां बहाकर लाई जाती हैं और उनको निक्षेप करके कहीं साइड पर रख दिया जाता है, और ऐसी जो मृदा होती है वो काफी उपजाऊ होती है। यहाँ पर फसलों की जो उत्पादकता होती है वो काफी अधिक होती है अन्य मृदा की तुलना में। तो जलोढ़ और कछारी मृदा जो है मुख्य रूप से जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है और यहाँ पर ह्यूमस नहीं होती क्योंकि यह नई मिट्टी होती है या नदियों के द्वारा जो बहा करके लाई जाती है, तो लिहाजा इसमें जो ह्यूमस होगा वो नहीं होगा क्योंकि ये बहा करके लाई गई मिट्टियां हैं, कहीं एकत्रित नहीं है काफी ज्यादा समय से। तो साथ ही साथ यहाँ पर फास्फोरिक एसिड की भी कमी होती है। तो ह्यूमस और फास्फोरिक एसिड की अधिकता नहीं बल्कि कमी होती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। अब जोधपुर और बाड़मेर जो है ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होने वाले जिले नहीं हैं, तो इस तरह से यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। एक बार इसको मानचित्र पर भी देख करके कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य में जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि वह किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। तो तकरीबन जो अगर हम बात करें जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर पूरी रेतीली मिट्टी है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर इस तरह के जिले शामिल है। इसके बाद अगर हम देखें तो भूरी रेतीली मिट्टी का क्षेत्र आता है। और अगर बात करें संबंधित प्रश्न में जलोढ़ या जिसे कछारी मृदा भी कहते हैं वह कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, और पूर्वी हिस्सा में भी कौन सा? उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो यहां पर जलोढ़ या कछारी मृदा ज्यादातर देखने को मिलेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर कई नदियां आकर के, चाहे वो चंबल नदी हो, बनास नदी हो, इस तरह की जो नदियां होती है, उसके अलावा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से यमुना नदी बह करके आ रही होती है, तो इन सभी नदियों के द्वारा जो मिट्टियां बहा करके लाई जाती हैं यहीं पर निक्षेप के रूप में रोक दी जाती है और इकट्ठा होकर के एक ऐसे मैदान का निर्माण होता है जो कि जलोढ़ या कछारी मृदा से निर्मित होता है। और ऐसे मैदान जो है काफी उपजाऊ होते हैं। थोड़ा और विस्तृत करके इसको देखते हैं। जलोढ़ या कछारी मृदा का जो क्षेत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा। तो मुख्य रूप से ये जिले हैं, या ये कह लें यह वाला जो क्षेत्र है या जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा से निर्मित क्षेत्र है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक एपिसोड में आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न होता है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो सवाल को देखने से पहले खबर को देखते हैं। बूंदी स्थित लाखेरी में इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास, अभी हाल ही में बूंदी में लाखेरी एक स्थान है, वहीं पर इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। साथ ही साथ उन्होंने इस शिलान्यास के दौरान यह बात भी कही कि इस स्टेडियम में जो भी सुविधाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रूप में विकसित कर दी जाएंगी। तो संबंधित सवाल बनाया गया है, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर विभिन्न पर्यटन स्थलों को ABC एवं D द्वारा दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को उसके सही स्थान पर नहीं दर्शाया गया है? 4 विकल्प हैं, कौन कौन से? चंद्रमहल, स्वर्णकोठी, 84 खंभों की छतरी, देलवाड़ा के मंदिर। इन्हें ABCD के माध्यम से यहां पर दर्शाया गया और आप सभी को बताना है कि वह कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि इस मानचित्र पर सही नहीं दर्शाया गया है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ढूंढिए और अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड के माध्यम से जिन स्थानों के बारे में चर्चा की गई, साथ ही साथ जिन प्रश्नों के ऊपर चर्चा किया गया, वो आप सभी के लिए आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जैसे कि जो भी परीक्षा की तिथि है वो नजदीक आ रही है, तो आपको हमारे एपिसोड के साथ जुड़े रहना है, स्टेट एटलस के साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ दृष्टि संस्थान के जो भी अन्य प्रोग्राम राजस्थान परीक्षाओं के लिए चलाए जा रहे हैं उनसे जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहना है। तो ध्यान रखें कि कोई भी एपिसोड आप सभी से छूटने ना पाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। PCS परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि PCS चैनल पर प्रसारित होता है।